नमस्कार। आज हम एट्थ पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पाठ्यक्रम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय समाज का स्वरूप द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत हमने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का समाज से घनिष्ठ संबंध है और यही कारण है कि समाज या सोसाइटी अपने नागरिकों या सिटीजन को एजुकेशन के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करता है, जिससे शिक्षित होने पर वे सुयोग्य, सच्चारित्र और कर्मठ नागरिकों के रूप में समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों को पूरा करके उसे सबल, सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सके। चूँकि सोसाइटी अपनी आवश्यकताओं या नेसेसरी आकांक्षाओं और आदर्शों के अनुसार एजुकेशन की व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, इसीलिए समाज या सोसाइटी ही शिक्षा का मुख्य आधार है। ध्यान देने की बात है कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, विभिन्न समूह या ग्रुप, जातियों, कास्ट और वर्गों का पुंज है। उक्त सभी समूहों ने भारतीय शिक्षा, एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के रूप में प्राचीन काल से लेकर अब तक प्रभावित करके भारतीय बालकों को किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया है। अतः भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन का सामाजिक आधार, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन समझने के लिए इन सभी समूहों का अध्ययन करना आवश्यक है। मोटे तौर पर भारतीय समाज के दो पहलू हैं। पहला उसका परंपरागत स्वरूप, ट्रेडिशनल नेचर, और दूसरा इसका आधुनिक मॉडर्न नेचर। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय समाज का परंपरागत स्वरूप और शिक्षा, ट्रेडिशनल नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के परंपरागत स्वरूप, ट्रेडिशनल नेचर के अंतर्गत विभिन्न समूह आते हैं जो प्राचीन काल में तो उपयोगी सिद्ध हुए, परंतु वर्तमान युग में अपनी अपनी संकीर्णता के कारण वे सब के सब समाज की प्रगति में बाधा बन डाल रहे हैं। भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्गों और संगठनों पर निम्न हैं, जिन पर हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, जाति, कास्ट, व्यावसायिक समूह, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप, अन्य सामाजिक वर्ग, अदर सोशल क्लासेज। सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम सामाजिक समूह का, सोशल ग्रुप का। मानव समाज का आधार सामाजिक समूह या सोशल ग्रुप है। यही सामाजिक समूह बालक की एजुकेशन या शिक्षा का मुख्य आधार है। सामाजिक समूह का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। बालक का सबसे छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह उसका परिवार या फैमिली होता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहला एकांकी और दूसरा संयुक्त। बालक को दोनों प्रकार के परिवारों में से किसी एक परिवार में जन्म लेता है और तब अपने भाई बहनों और अन्य सदस्यों के बीच में रहते हुए अपनी प्रकृति के अनुसार
विकसित होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अन्य समूहों की सदस्यता ग्रहण करता जाता है। ये सभी समूह बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के विकास या डेवलपमेंट में प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अलग अलग प्रभाव डालते हैं। इस दृष्टि से बालक जितने सामाजिक समूह सोशल ग्रुप से जुड़ता है उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता चला जाता है। सभी समूह दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। परिवार, स्कूल, क्लब, व्यायामशाला, खेलकूद के समूह और विभिन्न व्यावसायिक संगठन, वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थायी समूह कहलाते हैं। ऐसे ही सहसंगति के समूह और भाषण सुनने वालों के समूह आदि अस्थायी समूहों के उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात है कि ये सभी समूह या ग्रुप जहाँ एक और बालक को प्रभावित करते हैं वहीं दूसरी ओर ये उसके व्यवहार या बिहेवियर से स्वयं भी प्रभावित होते रहते हैं। संक्षेप में परिवार, स्कूल और अन्य सामाजिक समूह के सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए बालक की सामाजिक जीवन के अनेक गुणों की शिक्षा मिलती है। इसके बाद में अगला है जाति या कास्ट। जाति उस वर्ग या झुंड को कहते हैं जिसमें सदस्यों की सदस्यता और उसके कर्तव्य और अधिकार जन्म से ही निश्चित हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि जाति एक बंद वर्ग या क्लोज क्लास से है। इसका कारण यह है कि किसी जाति का कोई सदस्य अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति के लोगों का एक विशेष खान पान है। किसी अमुक जाति का सदस्य दूसरी जाति में विवाह, संबंध या मैरिज भी स्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रत्येक जाति के लोगों का भोजन, विवाह, आजीविका, परंपराओं की एक रूपता और आचार विचार इसके सदस्यों की एकता का, यूनिटी का आधार होता है। यद्यपि जातियों के उदाहरण बहुत से देशों में मिलते हैं परंतु हमारा देश इसका पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में हिंदू समाज के अंतर्गत गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों अथवा जातियों का निर्माण हुआ था। ब्राह्मण प्रार्थना, कर्मकांड, मंत्रों का जाप और विद्या का पठन पाठन करते थे। क्षत्रिय अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा या सिक्योरिटी करते थे। वैश्य वाणिज्य या कॉमर्स या व्यापार का संचालन करते थे और शूद्र तीनों का वर्णों की सेवा करते थे। इस प्रकार की जाति और वर्ण व्यवस्था ने प्राचीन हिंदू समाज को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखा और अनेक संकटों से बचाया। धन्यवाद।